आज की कक्षा में सारा आकाश की पूर्वार्ध भाग का 6 नंबर अध्याय को प्रारंभ किया जाएगा। ध्यान दें, छठवें अध्याय में क्या होता है कि अमर जो है समर की ससुराल जाता है और प्रभा को लाने के लिए। इसका कई कारण था कि घर में काम भी बढ़ गए थे। प्रभा बहुत दिनों से, कई महीनों से अपने वो मायके में थी, इसलिए ठाकुर साहब का यह आदेश था कि प्रभा को लाया जाए और घरेलू काम में प्रभा अपनी भागीदारी निभाए। अमर प्रभा को लेकर आ गया था। उसने समर को बताया कि प्रभा के घर वाले उसके माता पिता तथा भाभी के दोस्त तो निकाल रहे थे, पर उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे। उसकी पढ़ाई के विषय में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि समर जितना पढ़ेगा उन्हें खुशी ही होगी। वे चाहते थे कि प्रभा उसकी पढ़ाई में अड़चन न बने। उनके अनुसार पहली बार समर को स्वयं लेने आना चाहिए था। उत्तर में अमर ने कहा था कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था, वे पढ़ाई के कारण नहीं आ सके। अमर की बात सुनकर समर ने आत्ममंथन शुरू कर दिया, यानी ध्यान देने की बात है। अमर ने वहां बहाना बनाया कि भैया पढ़ने में बहुत बिजी हैं, इसलिए ससुराल नहीं आ पाए। और ये सब सारी बातें वह जब घर आया तो अपने भाई साहब यानी समर को भी सारी बातें बताई, किस तरीके से वह जो है समर के ससुराल वालों को उत्तर दिया है। अमर की बात सुनकर समर ने आत्ममंथन शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि सुहाग रात के दिन वह प्रभा से क्यों नहीं बोला। क्या इसलिए कि प्रभा समर को देखकर बिगठरी बनकर नहीं बैठ गई थी और यूं ही खड़ी रही थी, या समर की आकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं और वह उनमें नारी को बाधक मानता था, या उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। उस प्रश्न का उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वह एक भावुक आवेश से भर गया था। उसे अपना उस दिन का व्यवहार गलत ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी लगा। आत्मग्लानि से उसका मन भर गया, यानी वह इन बातों का आत्ममंथन किया कि गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी से बात जरूर करना चाहिए था। और वो अपने बारे में सोच रहा है कि गलती उसकी तरफ से हुई है। अमर ने बताया था कि प्रभा के माता पिता ने कहा था कि वह कमजोर हो गई थी, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत तो हो तो दिखा देना। यहाँ बाबूजी ने कहा था कि प्रभा घर के काम में हाथ बटाएगी, पूरे काम का बोझ वह उस पर पड़ने वाला था, यानी घर का सारा दायित्व तो प्रभा जो है वह निभाएगी। ध्यान देने की बात है बच्चों। यद्यपि समर को घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, यानी वह, ध्यान दो, समर बाहर में था और उसी समय उसकी मुलाकात अमर से हुई और वो बता दिया था कि भैया भाभी घर आ गई है। सारी बातें, यहाँ तक कि ससुराल में क्या हुआ, उसके ससुराल के लोग, सास और उसकी
भाभी की दोस्त को बता रहे थे, जबकि समर की वे लोग तारीफ कर रहे थे। यानी वह जो प्रभा थी, भले थोड़ी बहुत शिकायत सबकी की, लेकिन वह अपने पति समर की शिकायत नहीं की है। यह बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे भारतीय समाज में प्रायः नारियां जो भारतीय संस्कृति को मानने वाली होती हैं, सबकी शिकायत करती हैं, लेकिन पति की जल्दी शिकायत नहीं करती। वही भाव समर की पत्नी प्रभा में भी भरा हुआ था, ध्यान दीजिए। लेकिन उसे लगा कि उसकी उदासी छट गई थी, उसमें उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभा घर के काम में हाथ बटाएगी। ध्यान दीजिए, पूरे काम का बोझ अब प्रभा पर आ जाने वाला है। ध्यान दीजिए, खुले दरवाजे के सामने ही कमरे बंदूक रखा देखा उसके मन में। उसके मन में कमरे के परिवर्तन को देखने की उत्सुकता जाग गई। संतोष हुआ कि अन्य स्थान न होने के कारण प्रभा उसी के कमरे में रहेगी। अंदर खूंटी पर वह चादर जिसे वह ओढ़ कर आई थी, तौलिए के नीचे गोल गोल मोड़कर माया पत्रिका रखी हुई थी। समर ने उसके पेज को पलट कर देखा, उस पर मोती जैसे अक्षरों में प्रभा लिखा था। वह भी अपना नाम उसके बराबर में लिखना चाहता था, पर नहीं लिखा। सारा सामान चुपचाप रख दिया, अगर देख लिया तो क्या समझेगी। ध्यान दीजिए, आज समर के मन में उत्सुकता थी। दिन ढल गया था, सांझ का समय था। समर परिवार के सदस्यों से आंख चुराता हुआ सड़कों पर भटक रहा था। मंदिरों के पुजारी के शरणार्थी के साथ दुर्व्यवहार देखकर मंदिर जाना छूट गया था। उसने देखा कि उसका सब कुछ खोकर भी शरणार्थी फिर से कठोर परिश्रम करके जीवन का आरंभ कर रहे थे। अनेक वस्तुओं के छोटे छोटे ठेले लगा रहे थे, बच्चे मूंगफली चने बेच रहे थे, स्त्रियां नलों पर कपड़े धो रही थीं। उसे ग्लानि हुई, उसे याद आया कि वह बहुत दिनों में से संघ के बौद्धिकों में भी नहीं गया, पर वह यह सोचकर वहाँ भी नहीं गया था कि इतने दिन न जाने का क्या कारण बताएगा। ध्यान दीजिए, चूँकि समर आरएसएस की शाखा में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाया करता था, इधर बहुत दिनों से वो एब्सेंट है, इसलिए वो नहीं गया कि वहाँ क्या जवाब देगा बाकी लोगों को। ध्यान दीजिए, पिछला विषाद और चिंता रफूचक्कर हो गई थी। उसे लगा कि प्रभा सचमुच गहरी और समझदार लड़की है, उसने अपने घर जाकर मेरी बुराई नहीं की। यही अंतर है एक पढ़ी अनपढ़ी खाने में। यदि खाने में एक दिन जरा सा नमक ज़्यादा ही पड़ गया था तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया था। नहीं, ये बहू आई थी, घबरा गई होगी। ध्यान दीजिए, और वो सोच रहा है कि बहुत बड़ी गुनाह की बात नहीं है। ऐसे सहृदयपूर्ण विचार मन में उठ रहे थे, प्रभा के प्रति कोमल भावनाएं जाग रही थीं। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा था। आत्मंथन कर अपनी कमजोरी को समर अच्छी तरह पहचानने लगा था। वह सोच रहा था कि वह शुरू से ही बहुत जल्द बाज रहा है। जरा सी बात देखकर उसके मन में अपने विचार बना लेता है। इस घटना में भी उसका ही दोष था, प्रभा का नहीं। यह सब सोचकर वो अपना उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा पत्र न डालने की गुस्ताखी भूल गया था।
घर पहुंचने पर भाभी ने हंसकर ससुराल से आई मिठाई खाने को कहा, परंतु समर ने व्यस्तता दिखाते हुए जल्दी से खाना परोसने का आग्रह किया। खाना खाने के बाद वह लालटेन लेकर पढ़ने बैठ गया। मैथ्यू अर्नोल्ड सोहराब और रुस्तम किताब पढ़ रहा था। पढ़ने मन ही मन लग रहा था। प्रभा की प्रतीक्षा कर रहा था। घर का सारा काम पूरा कर करके यहाँ वहाँ की सारी बातें बताकर सुनकर वह आएगी। सोहराब रुस्तम का जो स्ट्रगलपूर्ण लाइफ है वह गजब की पुस्तक है मैथ्यू अर्नोल्ड की। उसको वो पढ़ रहा था समर। माँ की उपेक्षा, उनकी आवाज़ न आने से पता लग रही थी। जरूर प्रभा मुन्नी के पास होगी। कुछ देर में वो आई, आहिस्ता से संदूक खोला, कपड़े निकाले और बाहर चली गई। ध्यान देने की बात है। समर सुनकर सारी बात का अनुमान करने लगा था। मन विभोर हो गया था। अपने भीतर व्याप्त होने वाली इस विचित्र उल्लास की उष्णता को वह समझ नहीं पा रहा था। उसका प्रभाव उसके रोए रोए में समा गया था। सब कुछ भूल कर भविष्य के न जाने कितने सुखदपूर्ण दाम्पत्य जीवन के सुनहरे चित्र झिलमिलाकर थिरकने लगे थे। दोनों के बीच का सारा हास्य विनोद बिजली की तरह थिरकती किलकारियां और बादल की तरह बरसता उल्लास समर स्पष्ट अपने आंखों के सामने देखता रहा। वह आवाज लगाने ही वाला था कि प्रभा चली गई। सोचा शायद कपड़े बदल कर अभी आ रही होगी। भाभी कमरे से आवाज़ आ रही थी। वे प्रभा को समझा रही थी कि अपने कमरे में जाकर के ही सो जाओ। वह नई बहू है, शुरू में ऐसा करने से जिंदगी कैसे चलेगी। उत्तर में प्रभा का कठिन और उद्धत स्वर सुनाई दिया। जबरदस्ती वहीं कहाँ जाकर सो जाऊं? मुझसे तो नहीं होता। जेठानी जी की कोई दुत्कारता रहे और पूछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तलुए चाटते रहो। उनके बोर्ड के इम्तिहान हैं। मैं क्यों तंग करूं? कुछ हो गया तो बाद में सब मेरा ही नाम लेंगे। हमारा यहाँ आना तो उनको जम दिखाई दिया और तुम कहती हो वहीं चली जाओ। इन बातों को सुनने के बाद समर में भारी परिवर्तन हुआ, जो और कई महीनों तक दोनों के बीच में वार्तालाप नहीं होगी। यानी यह एक छोटी सी घटना जीवन को झकझोर कर रख देती है। प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो। समर को उसका प्रत्येक स्वर जहर बूझे और तीखा दम्भ और अहंकार से भरा लग रहा था। वह आहत हो गया। उसे लगा वह बाल बाल बचा है। वह जबरदस्त भावुकता में बहकर उसे पुकारने वाला था। वह सोचने लगा कैसा उजट लहजा है। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने वह झुकने जा रहा था। पूरी जिंदगी रोता रहा। इस घमंड को भी वह देखेगा। जरा से रूप और पढ़ाई का इतना घमंड। सच स्त्री जैसा स्त्री को समझ सकती है, पुरुष कहाँ समझ सकता। मन हुआ जाकर उसकी लात घूसों से ऐसी मरम्मत करे कि सारी सेखी झड़ जाए। ध्यान दो। समर थोड़ी देर पहले भविष्य के दाम्पत्य सुख की बात सोच रहा था, लेकिन अब प्रभा का दम भरा स्वर सुनकर उसके भविष्य में प्रभा के साथ किसी प्रकार का संबंध न बनाने का निश्चय किया। उन दोनों का ध्यान देने की बात है बच्चों। उसने सोचा उन दोनों का समझौता नहीं हो सकता। लोहे का पाला इस्पात से पड़ा है, देखे कौन टूटता है। ध्यान देने की बात है बच्चों। प्रभा आई, संदूक खोला, कुछ रखा, निकाला। जमीन पर कुछ बिछाकर वह उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। समर उपेक्षा से खंड काव्य पढ़ता रहा। वह मोम नहीं है जो जरा सी गर्मी से पिघल जाएगा। है कोई ऐसा उदाहरण कि सुहाग रात के दिन इतनी दृढ़ता और संयम किसी ने हो? देव भूनता रहा।
बुनता रहा। कहाँ इन सब की नौबत ही नहीं आती और रात गहरी होती चली गई। वो मन ही मन में अनेक प्रश्न करता और उनके उत्तर दांत पीस पीस कर देता। प्रभा जी, अभी समझी नहीं हो कि आपके भाग्य ने आपको किसके आगे लाकर खड़ा कर दिया है। जब समझ लोगी तो जानोगी कि आदमी कैसा है। धीरे धीरे रात व्यतीत होती रही। समर और प्रभा एक कमरे में होते हुए भी अलग अलग थे। इस तरह से प्यारे बच्चों, समर और प्रभा के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती गई। और होता है ना, जब व्यक्ति किसी से घृणा करता है होता है का अनुभव। इस तरीके से सारा काश के नायक नायिका के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं और बेचारी प्रभा दुख के सागर में डूबती चली गई। आज मैंने 6ठे अध्याय का अवलोकन किया बच्चों। धन्यवाद।